अगर आप लॉयर हैं तो हमने घर नहीं देना, पुलिस से हैं घर नहीं देना। हर बंदा एक जैसा नहीं होता, लेकिन बहुत सी काली भेड़ें इन दोनों डिपार्टमेंट में मौजूद हैं। एक शरीफ बंदे के लिए तो बहुत मुश्किल है अदालतों में जाके ख्वार होना, धक्के खाना, जिस तरह का हमारा सिस्टम है यहाँ पे। तो वजह पीछे से यही निकलती है कि उनका कोई रेफरेंस होता है पुलिस में या कोई वकील उनका क्लोज। तो ये फुली फर्निश्ड घर अवेलेबल होते हैं आसानी से बहरिया में? अवेलेबिलिटी बहुत कम है इनकी और डिमांड बहुत ज़्यादा है। मतलब आप समझ लें कि घर खाली नहीं होता तो आप पीछे 3-4 लोग आपके लगे होते हैं कि यार जैसे खाली हो हमें आपने देना है। अच्छा, एक चीज़ जो लोकेशन की आप बात कर रहे हैं, बहरिया में अगर आप थोड़ा पीछे भी जाते हैं या फ्रंट पे भी रहते हैं, लेकिन आपको फैसिलिटीज़ तो सेम मिलती हैं। प्लॉट की उसके एंगल से भी देखें तो लोकेशन का मैटर करती है। एक जैसे यहाँ बैरिया टाउन में गुलबहार ब्लॉक है, अगर आप उसी की एग्जांपल ले लें तो वहाँ पे आपको 10 मरले का प्लॉट आपको 90-95 का भी मिल जाएगा और मैक्सिमम वहाँ पे 2.25 करोड़ का भी मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, MYK प्रॉपर्टी के एक नए प्रोग्राम के साथ हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं और हमारे साथ हमेशा की तरह अली अमीन साहब भी मौजूद हैं। आज का हमारा प्रोग्राम होगा बहरिया टाउन में रेंटल मार्केट है वो कैसी है, जो लोग यहाँ पे किराए पे घर अपार्टमेंट्स लेना चाहते हैं उनको क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं और कौन सी बातें ऐसी हैं जो उनको यहाँ पे रेंटल पे आने पे सबसे पहले सोचनी चाहिए, मद्देनज़र रखनी चाहिए। तो इसी हवाले से आज हम अली अमीन साहब से इंफॉर्मेशन लेंगे। कुछ सवालात हैं मेरे पास, कुछ सवालात हमें आप लोगों ने भी भेजे थे, वो सारे मैंने लिस्ट बनाई है, तो हम पूछते हैं अली साहब से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मैं भी ठीक हूँ। किराए के ऊपर बहरिया के अंदर काफ़ी लोग पूछते हैं, काफ़ी लोगों के अंदर मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस नहीं पता उनको। तो आज हम इसी हवाले से मैंने एक क्वेश्चन ये इकट्ठे किए हैं। तो पहला सवाल ये है कि रेंटल इनकम के लिहाज से आप बहरिया टाउन को कैसे देखते हैं? तो रेंट का बहरिया में ना बहुत स्कोप है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिमांड है और रेंटल जो आती है इनकम वो भी अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट यहाँ पे आती है। बहुत से लोग हैं जो स्पेशली इस पर्पज़ के लिए यहाँ पे घर बनाते हैं कि हम उसको जो है रेंट आउट कर देंगे, हमें उससे ये 2 बेनिफिट हो जाते हैं। एक तो उनको मंथली रेंटल इनकम आती रहती है और बाय द टाइम उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू में जो है वो भी काफ़ी हैंडसम गेन आता रहता है साथ साथ। अच्छा, बहरिया में तो आपको काफ़ी वेरिएशन मिलती है। जी। एक कनाल 5 मरला, 8 मरला, फिर 10 मरला। तो इस हिसाब से क्या रेंट बनता है? आप कह लें 5। सॉरी, आपकी मैं बात कर रहा हूँ, ज़्यादा डिमांड किस कैटेगरी में है? सबसे ज़्यादा डिमांड ना होती छोटे यूनिट की है, 5 मरला की, क्योंकि इसका रेंट जो है कंपैरेटिवली बाकियों की निस्बत कम होता है, तो इसकी डिमांड जो है ज़्यादा होती है। अब अगर रेंटल इनकम की बात करें तो 5 मरला का घर यहाँ पे अगर आप पूरा घर आप रेंट आउट करना चाहते हैं तो आपका 50 to 60,000 जो है मंथली रेंट आउट हो जाता है ईजिली। डिपेंड करता है, 50 वाला ज़रा ये है कि थोड़ा पुराना होगा या लोकेशन थोड़ी सी होगी। 60-65 तक भी चले जाते हैं, बहुत अच्छी लोकेशन है, कॉर्नर है, गैस वगैरह लगी हुई है, तो उसके अकॉर्डिंगली। इसी तरह 8 मरला जो है वो आपका 75 से 85 की रेंज में है। 10 मरला आप कह लें कोई 1 लाख से 1,20,000 तक इस वक्त यहाँ पे रेंट चल रहा है 10 मरले का। और सिमिलरली कनाल जो है 2.25 से 2.25। अच्छा, ये जो 10 मरला आपने बताया पूरे घर का है? पूरे घर का, हाँ जी। और पोर्शन वाइज आप कह लें 45 to 50 10 मरला। 45 लोअर पोर्शन और हाँ जी, 50 ऊपर? लोअर की ज़्यादा डिमांड होती है। अच्छा, इसमें आपको गैराज भी साथ मिल जाता है। ठीक है, ऊपर वाले की कम होती है। ऊपर वाले की कम और यूजली यहाँ जो कम्बिनेशन है वो 2+3 है, नीचे 2 कमरे होंगे 10 मरला में और ऊपर 3 कमरे होंगे। अच्छा, एक चीज़ जो लोकेशन की आप बात कर रहे हैं, बहरिया में अगर आप थोड़ा पीछे भी जाते हैं या फ्रंट पे भी रहते हैं, लेकिन आपको फैसिलिटीज़ तो सेम मिलती हैं। फैसिलिटीज़ नो डाउट सेम मिलती हैं, लेकिन प्राइस आपकी अगर आप प्लॉट की उसके एंगल से भी देखें तो लोकेशन का मैटर करती है। टोटली चीज़ ही लोकेशन के ऊपर है, सारा प्राइसिंग जो है वो लोकेशन के ऊपर है। एक जैसे यहाँ बहरिया टाउन में गुलबहार ब्लॉक है, अगर आप उसी की एग्जांपल ले लें तो वहाँ पे आपको 10 मरले का प्लॉट आपको 90-95 का भी मिल जाएगा और मैक्सिमम वहाँ पे 2.25 करोड़ का भी मिलेगा। अब आप सोचेंगे एक ही ब्लॉक में इतनी ज़्यादा प्राइस वेरिएशन, वो सिर्फ लोकेशन का मैटर होता है कि पीछे करके लोकेशन है, गांव पास है या फिर वो बाउंड्री के पास लगता है, वो इस तरह की लोकेशन होगी जो मिनिमम प्राइस होगी। जो 2.25 वाली लोकेशन होगी वो प्राइम होगी, बिल्कुल तलवार चौक के पास, आसपास कमर्शियल मार्केट। ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं कि मार्केट करीब हो, हर चीज़ करीब हो, वो उसकी प्राइस डेफिनेटली बेहतर होती है। लेकिन अगर कोई फैमिली सिर्फ यहाँ रहने के लिए आ रहे हैं बहरिया के अंदर और उनका उतना बजट नहीं है, लेकिन अगर वो थोड़ा पीछे जाके भी घर ले लेते हैं, किराए पे ले लेते हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि उनको फैसिलिटीज़ उतनी नहीं मिलेगी? सेम मिलेंगी, बस ये होगा थोड़ा मार्केट दूर होगी, थोड़ा सा आपको पता है प्रोज एंड कॉन हर चीज़ के होते हैं, तो वो थोड़ा सा उनको उसके लिए करना पड़ेगा फिर कॉम्प्रोमाइज़। अच्छा, कमर्शियल की तरफ भी आते हैं हमारा, कि जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें प्लाजा है, शॉप्स हैं या अपार्टमेंट्स हैं,
तो उनमें तो किराया बहुत ज़्यादा होगा। डेफिनेटली वो भी टोटली डिपेंड करता है। जैसे शॉप है, अगर आप शॉप की बात करें, शॉप के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। मिनिमम छोटी से छोटी शॉप भी 10 बाय 12 की अगर शॉप है, तो भी अगर आपके किसी मेन प्लाजे में, तलवार चौक की सराउंडिंग में या मेन बुलेवार्ड के ऊपर है और फ्रंट वाली शॉप है, तो उसका किराया ज़्यादा होगा। मतलब आपके लिए 35-40 हज़ार से स्टार्ट हो रही होगी। लेकिन वही अगर उसी प्लाजे में अगर आपकी शॉप बैक साइड पे है, क्योंकि कस्टमर का फ्लो ज़्यादा आपको पता है फ्रंट पे होता है, ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट ज़रा ज़्यादा चल जाती है जो मेन पे प्लाजे होते हैं, और इसके अलावा जो बैक पे शॉप्स होती हैं उनका रेंट कंपैरेटिवली कम होता है। तो वो भी टोटली लोकेशन वाली बात है। अगर आपकी शॉप फ्रंट पे है तो उसका रेंट आपको अच्छा मिलेगा, अगर पीछे जाएंगे उसी प्लाजे में तो रेंट कम होगा। आप मिनिमम कह लें कोई 20-25 से स्टार्ट होता है यहाँ पे रेंट शॉप्स का, और आप कह लें कोई 1 लाख तक भी जाता है अगर शॉप साइज़ आपका अच्छा है और फ्रंट पे है। अच्छा, इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल है जैसे मेट्रो गल्फ जी प्लाजा। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसकी जो बेसमेंट है वो इस टाइम सारी फुल हो चुकी है, एग्जैक्टली ऐसे ही है। और ऊपर जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें सारी दुकानें नहीं फिल हुई। इसकी क्या रीज़न है? और फिर जो उनकी अपार्टमेंट ऊपर वाले हिस्से हैं वो खाली हैं, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर तक। ग्राउंड फ्लोर भी इसका ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में तो फुल है, अवेलेबिलिटी नहीं है वहाँ पे भी। अगर कुछ मैंने देखी हैं लेकिन बेसमेंट में नहीं है। उसका भी आप देखिए ऑन एंड ऑफ रेंट पे चढ़ती है, लेकिन मसला सारा वही आता है कि वहाँ पे रेंट बहुत ज़्यादा है। अच्छा, कोई बंदा वहाँ पे शॉप करता है, 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ है बार की शॉप्स ओपन हुई हैं फिर क्लोज होगी, वो अगर रेंट नहीं अफोर्ड कर पाते वो 4-6 महीने बाद फिर वो उनको खाली करनी पड़ती है डेफिनेटली, क्योंकि रेंट मेन वही आपकी वही बात है कि कमर्शियल हब है वो, बिल्कुल तलवार चौक की सराउंडिंग में सबसे पहला प्लाजा है बिल्कुल राइट साइड पे, बिल्कुल मेन के ऊपर। तो वहाँ पे रेंट डेफिनेटली ज़्यादा होंगे। तो अगर एक बंदे का बिजनेस नहीं चल रहा वहाँ पे किसी वजह से, अगर कोई ऐसा चीज़ उसने वहाँ पे स्टार्ट की है वो नहीं उसको रन कर पा रहा, तो अल्टीमेटली उसको बंद तो करनी पड़ती है। लेकिन अवेलेबिलिटी वहाँ पे बहुत मुश्किल है नीचे वाले से। ऊपर वाले डेफिनेटली कम है, वहाँ पे ऊपर भी लोगों ने अपार्टमेंट्स में भी ऑफिस ही बनाए हुए ज़्यादा, लेकिन ऑलमोस्ट फुल है, नहीं मिलती वहाँ पे भी अवेलेबिलिटी। अच्छा, बहरिया की जो रेंटल मार्केट है और यहाँ पे जो रेंट का कारोबार भी करते हैं, तो ये कैसा है? ऐसा भी सुनने में आता है कि बहरिया में जब गर्मियाँ आती हैं तो उस वक्त रेंट बढ़ जाता है, और जब सर्दियाँ होती हैं तो उस वक्त कम हो जाता है, बिकॉज़ यहाँ पे कंपैरेटिवली लोड शेडिंग तो दिन में 2 घंटे होती है, वो भी कम हो गई है। तो शहर की निस्बत तो यहाँ पे हालात ज़्यादा बेहतर है, तो ये सच है? इसमें कितनी सच्चाई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। रेंट की मार्केट थ्रू आउट द ईयर ही इनकी ना डिमांड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है। मेन जो रीज़न है वो ये है कि बहुत से लोग यहाँ पे घर बना रहे हैं अपने, तो लोगों की ख्वाहिश होती है जब घर बन रहा हो तो वो ऑन एंड ऑफ फ्रीक्वेंटली इसको विजिट करते रहेंगे, कैसा काम चल रहा है साइट पे चेक करें जाके कि क्या काम हो रहा है, कितना हो चुका है, किस तरह से डिलीवर कर रहे हैं, क्या मटेरियल लग रहा है। कोई आपको पता है हर चीज़ में तो यहाँ पे हेरा फेरी हो जाती है, तो वो देखना चाहते हैं कि अपनी आंखों के सामने घर बनता हुआ देखेंगे किस तरह हो रहा है। तो अगर वो शहर में रहते हैं, उनका घर यहाँ बन रहा है, तो उनको एक अच्छा खासा डिस्टेंस कवर करके यहाँ आना पड़ता है। तो वो क्या करते हैं कि साल 1.5 साल के लिए यहाँ पे जितनी देर का घर बनना है वो यहाँ पे रेंट पे प्रेफर करते हैं कि हम यहाँ पे रेंट पे रह लें। सबसे मेन जो रीज़न है बहरिया में डिमांड की वो यही है कि यहाँ पे लोग जो अपने घर बना रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम अपनी नज़रों के सामने रहते हुए ऑन ऑफ चक्कर लगाएं, जिसकी वजह से वो रेंट पे यहाँ पे घर लेते हैं ज़्यादा। और ये जो फुली फर्निश्ड घर और या अपार्टमेंट होते हैं तो इनका रेंट तो ऑब्वियसली ज़्यादा होता है। डेफिनेटली इसका रेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। इसमें अगर आप 5 मरले की बात करें तो आप कह लें कि पूरे घर का वैसे नॉर्मल बहुत अच्छा घर 60,000 है, इसमें आपका कह लें अराउंड 1 लाख के करीब रेंट होगा 5 मरले का, अगर फुली फर्निश्ड होगा। तो 10 मरला अगर होगा तो 1.5 से लेके 2 की रेंज में होगा, और कनाल जो होगा 3 से 3.5 की रेंज में होगा पर मंथ। अच्छा, फुली फर्निश्ड और सेमी फर्निश्ड भी कोई ऑप्शंस होती हैं? उसमें भी कुछ होता है। उसमें फ़र्क क्या होता है? उसमें होता है कि सेमी फर्निश होता है, कुछ जैसे एक पोर्शन है वो कह देते हैं फुली फर्निश कर देते हैं, ऊपर वाले में वो नहीं करते पूरी तरह से। ठीक है, इस तरह से भी होता है, उसमें फिर डेफिनेटली रेंट कम होगा। रेंट कम होता है। कंप्लीटली फर्निश्ड में आपकी हर चीज़ आएगी, सारे होम अप्लायंसेस, एयर कंडीशनिंग, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी, हर चीज़ होनी चाहिए, उसके हिसाब से उसका रेंट पर अच्छा। तो ये फुली फर्निश्ड घर अवेलेबल होते हैं आसानी से बहरिया में? अवेलेबिलिटी बहुत कम है इनकी और डिमांड बहुत ज़्यादा है। मतलब आप समझ लें कि घर खाली नहीं होता तो आप पीछे 3-4 लोग आपके लगे होते हैं कि यार जैसे खाली हो हमें आपने देना है। अच्छा, इतनी ज़्यादा डे आपका अगला दोबारा से रेंट आउट हो जाता है। अच्छा, दूसरा एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था पर्सनली किसी ने कि जब हम रेंटल डील करते हैं तो कमीशन का क्या हिसाब होता है, और मालिक मकान और जो किराएदार हैं उन दोनों को इक्वल देना पड़ता है डीलर को, जो भी मिडल में होगा? अच्छा, इसमें ये होता है जैसे कि प्लॉट्स में तो बड़ा क्लियर है ना कि जब प्लॉट आप परचेज करते हैं, सेल करते हैं, आपने 1% कमीशन देनी होती है, सेलर ने भी और बायर ने। ठीक है। इसमें जो थोड़ा सा है, कई लोग यहाँ पे 1 महीने का पूरा रेंट चार्ज करते हैं एज कमीशन या एजेंसी फी आप कह लें,
जैसे आपने 60,000 में घर लिया तो वो आपसे 60,000 ही कमीशन डिमांड करेंगे कि 1 महीने का रेंट उनको दें। लेकिन जो ज़्यादा प्रैक्टिस रूटीन में चल रही है वो 50% रेंट की है, यानी कि जो अगर 1 महीना आपका 60,000 पे रेंट आउट हुआ है तो 30,000 आपने उनको एज कमीशन पे करना है, और ये किराएदार ने भी पे करना है और मालिक मकान ने भी पे करना है, दोनों ने पे करना है। लेकिन अगर उस एंड से, जैसे लेट्स सपोज मैं एक डील करवा रहा हूँ, मेरे पास जो है मालिक मकान डायरेक्ट है और किराएदार किसी और एजेंट के पास है, तो वो अपनी साइड से रेंट लेगा एजेंट किराएदार से, और मैं अपनी साइड से जो मालिक मकान होगा उससे रेंट लूँगा। अगर दोनों पार्टीज डायरेक्ट हैं, मालिक मकान भी किराएदार भी, तो दोनों बाउंड हैं रेंट पे कमीशन पे। लेकिन अगर कोई डीलर जो है या जो भी मिडल मैन है वो ज़्यादा मांगता है, वो पूरे महीने का मांगता है, तो आप फिर उससे कैसे डील करें? उसमें भी नेगोशिएशन ही है, बातचीत से मामला हो जाते हैं यूजली। अच्छा, सेटलमेंट हो जाती है पुलिस में। अच्छा, एक और चीज़ है कि जो किराएदार के यहाँ पे मामलात हैं वो कंपैरेटिवली जो दूसरी सोसाइटीज़ हैं उनसे सेफ़ है, या वो ज़्यादा आप कह सकते हैं डॉक्यूमेंटेड है कि वर्बली नहीं है, हर चीज़ बहरिया के पास होती है, या क्या है ये पूरा क्या मामला है? बहुत डॉक्यूमेंटेड काम है यहाँ पे, बहुत सिक्योर, क्योंकि किराएदार वाला मामला जो है ना बहुत सेंसिटिव सा इशू है। इसमें अक्सर लोग जो है ना घबराते हैं घर देते हुए कि फैमिली, लोगों की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है कि छोटी फैमिली हो, पढ़ी लिखी फैमिली हो, अच्छे रीज़नेबल लोग हों। तो उसमें जो बहरिया में डॉक्यूमेंटेशन है ना, एक तो पहले सारा ये इनका आपका जो एग्रीमेंट होता है वो, उसके बाद फिर जितने फैमिली मेम्बर्स हैं सबकी डिटेल्स प्रोवाइड करनी होती है विद देयर CNIC कॉपी, वो बहरिया के सिक्योरिटी सेल में जमा होती है। फिर पुलिस रिपोर्ट आपकी चेक होती है, वेरिफिकेशन होती है, पुलिस वेरिफिकेशन, आप पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहाँ बायोमेट्रिक होती है आपकी, जो किराएदार होता है उसकी, ठीक है, वो चेक करते हैं आया इस पर कोई FIR वगैरह तो नहीं पिछले, कोई इसका पास रिकॉर्ड कैसा है, कोई क्लियर है, कोई मसाइल वाला बंदा तो नहीं है, वहाँ से भी क्लियरेंस मिलती है। देन आपका जो है सिक्योरिटी ऑफिस में भी जो इनके हैं GM सिक्योरिटी, वो भी आपका दोनों पार्टीज़ का इंटरव्यू करते हैं बाकायदा कि जी क्या आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, क्या आपका जॉब है, क्या नेचर है आपकी, किस तरह से आप लोग रहते हैं, क्या है, सारा क्वेश्चंस करके दोनों पार्टी से फिर आगे रेंट के लिए वो आपको अलाउ करते हैं और पास बना के देते हैं कि आप अपना सामान लाएं और यहाँ पर मूव करें। अच्छा, लेकिन फिर भी कुछ मामलात ऐसे आए हैं सामने कि मालिक मकान ये बात कर रहे होते हैं कि किराएदार खाली नहीं कर रहे, तो वो ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए? कुछ जो मालिक मकान है वो भी किराएदार को तंग कर रहे होते हैं कि आपको नोटिस दिए बगैर भी खाली करवा रहे होते हैं। हाँ, ये कि इसका जो तरीक़ेकार है ना, एग्रीमेंट में क्लियरली लिखा होता है कि 1 महीना पहले आपने नोटिस डेफिनेटली देना है, और ये 11 महीने का एग्रीमेंट होता है, ठीक है। और हर 11 महीने बाद अगर आप आगे आपको सूटेबल लगता है, आपकी बॉन्डिंग बन जाती है, मालिक मकान कहता है कि यार अच्छी फैमिली है, वो कहते हैं हम कंटिन्यू करना चाहते हैं, हमारा प्लान था 1 साल का लेकिन हम साल और रहना चाहते हैं, तो वो 10% किराया भी बढ़ता है हर साल, ये भी उसमें लिखा होता है एग्रीमेंट में, और जो है वो उसको फर्दर उस एग्रीमेंट को आप प्रोलॉन्ग कर सकते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। लेकिन बहुत सी दफ़ा होता है, कई दफ़ा आपस में तलखियाँ बढ़ जाती हैं, कलामी भी हो जाती है मामला, फिर उसमें फिर ये कि बैरियर सिक्योरिटी को भी आपने इन्वॉल्व किया होता है, तो डॉक्यूमेंटेशन जो है बहुत ज़रूरी है। अगर आपने बैरियर सिक्योरिटी को इन्वॉल्व किया हुआ है और सारा मामला हैं आपके, देन आप उनके पास जाएंगे, क्लेम करेंगे जी ये मुझे तंग कर रहा है बंदा, अपना इशू बताएंगे, वो फिर इंटरवीन करेंगे। पुलिस को भी आपने इन्वॉल्व किया होता है, आपने पुलिस में एक कॉपी जमा होती है आपकी थाने में जो एग्रीमेंट होता है, तो आप पुलिस को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो मामला ईजिली हैंडल आउट हो जाता है। लेकिन बहुत से लोग जैसे फर्ज करें फर्निश्ड घर है, आप किसी जानने वाले को अपने को दे देते हैं बगैर एग्रीमेंट के टर्म्स के, क्योंकि उसमें सामान भी नहीं आना, सामान तो ऑलरेडी घर में मौजूद है, आप कहते हैं यार मेरा ट्रस्ट वाला बंदा है मैं दे देता हूँ, वहाँ पे अगर आप फंस जाते हैं बगैर एग्रीमेंट किए, तो फिर आप बैरियर सिक्योरिटी के पास जाएंगे तो दे विल नॉट हेल्प यू आउट, वो कहेंगे आपके पास तो कोई एविडेंस ही नहीं है, कोई आपने किया नहीं, हमें तो इन्वॉल्व किया नहीं आपने, तो अब आप जाने आपका काम जाने। अच्छा, ये बड़ा आपने सही पॉइंट उठाया, क्योंकि मेरा ये जहन में ये बात थी कि बहुत सारे लोग इस छोटी सी चीज़ से घबराते हैं कि हमने डॉक्यूमेंटेशन के लिए नहीं जाना, और कहते हैं कि आपस में ही हल कर लेते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन फिर बाद में मुश्किल में पड़ते हैं। डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये बात बहुत ज़रूरी है कि अगर आप छोटी से छोटी भी डील कर रहे हैं तो आप जो मजाज अथॉरिटीज़ हैं उनके पास जाएं, और डॉक्यूमेंट हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। और ये सुन्नत भी आपको बताइए, तहरीर का कहा गया है कि तहरीर करें, कोई भी आप लेन देन हो, छोटी से छोटी भी हो, तो गवाह भी बनाएं और लेन देन में, ताकि कोई बाद में बदमज़गी ना हो, और आपकी थोड़ी सी जो एफर्ट है ये आपको मुस्तकबिल में बहुत ज़्यादा मुश्किल से बचा सकती है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, ये ज़रा थोड़ी सी होती है हमेशा कि कभी भी आप रेंट के लिए जाएं तो कहते हैं कि जी हमने, अगर आप लॉयर हैं तो हमने घर नहीं देना, पुलिस से हैं घर नहीं देना, और डॉक्टर्स को तो आसानी से घर मिल जाता है।
और फिर कुछ स्टूडेंट्स भी होते हैं वो मिलके घर भी ले लेते हैं, बैचलर्स भी होते हैं, उनको भी घर नहीं देना, तो वो बेचारे क्या करें अगर उनको उनकी रेजिडेंट्स या बिज़नेस के पास घर लेना है, तो ऐसी सूरत में क्या करें? ऐसा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये होता है यूजुअली पुलिस से और लॉयर से, सॉरी टू से, दोनों बड़े मोतबर हमारे इदारे हैं, लेकिन लोग जो हैं इनसे घबराते हैं क्योंकि हर बंदा एक जैसा नहीं होता, लेकिन बहुत सी काली भेड़ें इन दोनों डिपार्टमेंट में मौजूद हैं जो कि अपने ओहदे का और इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। मतलब आप डेफिनेटली बात है, मैं पर्सनली खुद भी हूँ तो मैं भी घबराऊँगा, आप भी घबराएंगे कि यार पुलिस वाला है, कल कलाम को खाली करने के टाइम पे कोई मसला मसाइल बन जाए, कोई केस कर दे, लॉयर है, कुछ भी केस कर सकता है, उनके तो ये फिंगर टिप्स होते हैं अदालती मामला। एक शरीफ बंदे के लिए तो बहुत मुश्किल है अदालतों में जाके ख्वार होना, धक्के खाना, जिस तरह का हमारा सिस्टम है यहाँ पे, इतनी जल्दी फैसले भी नहीं होते, मामला पेंडिंग होते हैं। अक्सर आपने टेलीविज़न पे भी देखा होगा कि 20-20 साल मतलब मालिक मकान ख्वार हो रहा है, अपना घर खाली नहीं करा पा रहा, तो वजह पीछे से यही निकलती है कि उनका कोई रेफरेंस होता है पुलिस में, या कोई वकील उनका क्लोज होता है, या वो खुद वकील या लॉयर वो पुलिस वाला जो है वो किराएदार। तो मोस्टली लोग सही कह रहे हैं, अवॉइड करते हैं, और मेरे ख्याल में करना भी चाहिए। या कोई बहुत आपका रेफरेंस हो, आप जानते हैं उसको, बंदा अच्छा है, फिर आप दें, अदरवाइज़ बेहतर है, क्योंकि डिमांड बहुत है यहाँ पे आपको ये मसला नहीं होगा कि जी अगर ये नहीं लेता आपसे घर तो आपका घर 2 महीने खाली पड़ा रहेगा, आप कोई और प्लान लेकिन आप उससे एक्सक्यूज़ कर लें, कोई और देख लें। लेकिन जैसे अभी आपने खुद थोड़ी देर पहले बताया कि जो रेफरेंस वाले हैं उन प्रॉब्लम तो उनमें भी हो जाता है। हाँ जी बिल्कुल हो जाता है, बस अल्लाह ताला बुरे वक्त से बचाए, लेकिन ये अपनी तरफ से आपको अपनी तसल्ली हर तरह से डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी है, जितना आप अपने एफर्ट कर सकते हैं। मसले मसाइल कहीं पे भी आ सकते हैं, अच्छे बंदे के साथ भी, किसी के माइंड में क्या चल रहा है नो वन नोज़। कोई अच्छा बंदा है आपके साथ, बड़े बड़े अच्छे भी चल रहे होते हैं, एकदम से कुछ होता है, कुछ नहीं कह सकते आप किसी का भी, लेकिन ये कि अपने आप को सिक्योर करें, मैक्सिमम जो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट रिक्वायर्ड है, रूल है, उसको फॉलो करें ताकि आप मसलों से बच सकें। सही। अच्छा, जो मैंने इसमें वो पूछा था आपसे कि जो मेल बैचलर्स होते हैं, अच्छा जो फीमेल होती हैं बैचलर्स, उनको आप आसानी से घर दे देते हैं, और जो मेल बैचलर्स होते हैं तो उनके ऊपर तो बिल शक किया ही जाता है, तो यहाँ पे ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो है ना? ये थोड़ा सा है, नो डाउट है। असल में लड़के, आपको पता है, स्टूडेंट्स ख़ास तौर पे जो होते हैं वो आपको पता है स्मोकिंग भी करते हैं, फिर आपस में ज़रा हल्ला गुल्ला भी होता है आस-पास। अच्छा, लेकिन ये तो आजकल किसी के बारे में नहीं कहा जा सकता, हो सकता है कि हल्ला गुल्ला लड़कियां ज़्यादा कर रही हों और बेचारे वो ज़्यादा शरीफ और पढ़ने वाले हों, तो फिर हाँ जी हो सकता है, बिल्कुल ऐसा भी होता है, लेकिन लड़कियों के यहाँ पे जो है ना हॉस्टल्स भी बने हुए हैं अलग से, प्रॉपर इंडिपेंडेंट हॉस्टल। लड़कों का स्पेशली जो बैचलर्स का यहाँ पे बहुत सख्ती है, नहीं देते लोग, बैरिया वाले भी इसको मना करते हैं कि आप ना दें, वो फिर आउट ऑफ बैरिया देख लेते हैं, कुछ करते हैं, क्योंकि इनका अक्सर शिकायतें आती हैं, कंप्लेन आती हैं कि लेट नाइट जाग रहे हैं, म्यूज़िक के साथ वाले जो हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं, तो ये ज़रा लड़कों का ख़ास तौर पर मसला होता है। फीमेल्स के अलग से हॉस्टल्स बने हुए तो वो उनको प्रेफर करती हैं, घरों में भी लोग कम ही ज़रा करते हैं आजकल, बैचलर्स को ज़रा लोग अवॉइड ही कर रहे हैं। सही। अच्छा, एक और चीज़ है कि जैसे सब जानते हैं एयरबीएनबी है, और इस तरह के 2 और प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो आपको कम मुद्दत के लिए भी आपको रेंटल के लिए आपको प्रोवाइड करती सर्विसेज देती हैं। कोई अगर थोड़ी देर के लिए शहर में या उस एरिया में स्टे करना चाह रहा है, कुछ घंटों के लिए भी या 1 दिन के लिए भी, तो उस पर मुनासिब किराया भी मिल जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज़ से उतने अवेयर नहीं हैं, तो इसके बारे में ज़रा अपडेट करें हमें। अच्छा, इसमें भी ये है कि थोड़ा सा लोग इसको भी मिसयूज़ करते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कि अक्सर कपल्स ज़्यादातर आते हैं इस तरह के अनमैरिड कपल्स जो मतलब डेटिंग पर्पज़ के लिए या नेगेटिविटी में लाने के लिए इनको यूज़ करते हैं, मतलब अपार्टमेंट्स वगैरह ले लिए रेंट पे पर डे के हिसाब से। तो इसको जो है ना ज़रा थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, या तो आप प्रॉपर वेरिफिकेशन करें आया कि अगर वो मैरिड हैं उनका निकाहनामा देख के देना, आप उनको दे दें, या कोई अगर जिस तरह आप बता रहे हैं कि दूसरे शहर से आया है, विजिट के लिए आया है, उसको कोई ज़रूरत है, तो उसको आप वही बात है सारी वेरिफिकेशन करके तसल्ली करके फिर आप उसको दें, अदरवाइज इस तरह ना दें। लेकिन लोग क्या करते हैं बगैर वेरिफिकेशन के, बगैर उसके कि यार चलो 1 दिन के लिए आ रहा है, 5,000 10,000 आ जाएगा, कुछ घंटों की बात है, 1 दिन को दे दो, कल कल को वहाँ पे कोई आपके अपार्टमेंट में मिसहैप हो जाए, कोई मसला हो जाए, बहुत सी चीज़ होती है, और ऐसे केसेस आए भी हैं सामने, मर्डर भी कर सकते हैं लोग, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। तो उसके लिए ये कि आप 5-10 हज़ार के लालच में किसी बहुत बड़े मसले में फंस जाएंगे, तो बेहतर है कि इसको अवॉइड करें, या प्रॉपर तसल्ली करके सारा वेरिफिकेशन करके उनसे डॉक्यूमेंटेशन उनसे भी करें। ये नहीं कि 1 दिन के लिए आ रहा है तो आपने पैसे लिए और चलें ये ले चाबी आप जाएँ और कल आप निकलें, नहीं, उनके सी कॉपी लें, प्रॉपर दोनों की हर चीज़ चेक करें,
डॉक्यूमेंटेशन जो रिक्वायरमेंट्स हैं बैरियर की उनको इन्फॉर्म करके सारा करके एक दिन लेट कर लें उनसे कि आप एक दिन बाद लें, हमारा जो प्रॉपर लीगल प्रोसीजर है हम उसको फुलफ़िल करेंगे। अपनी तरफ से अपना हर काम पूरा रखें, बाद में कोई अल्लाह ना करे मिसहैप होता है तो फिर वो उसका कोई ना कोई हल निकल आएगा। लेकिन अगर आपकी तरफ से कोई फ्लॉ है बीच में डॉक्यूमेंटेशन में तो आपको काफ़ी इसकी भारी जो है ना रकम पे करनी पड़ेगी, प्राइस पे करनी पड़ेगा। चलिए, थैंक यू सो मच अली साहब, ये हमारे आज के क्वेश्चन थे। दोस्तों, हमारा ये इस सिलसिले का 3rd प्रोग्राम है और इसमें भी एंड पे बात यही आई कि आप अगर कोई भी डील कर रहे हैं, कोई प्लॉट ख़रीद रहे हैं, बेच रहे हैं, कोई घर ले रहे हैं, बेच रहे हैं, या इवन आप अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे भी दे रहे हैं, लेकिन ये आपके ऊपर है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप वेरिफिकेशन ज़रूर करें, डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर करें। बहरिया ख़ास तौर पर आपको पूरी फैसिलिटी फ्राहम करता है, आपको सपोर्ट देता है और आपको प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश करता है, लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी एफ़र्ट पूरी करें। हर चीज़ डॉक्यूमेंटेटेड होनी चाहिए ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। आई होप आपको हमारे आज के प्रोग्राम में जो इन्फॉर्मेशन मिली है उससे आप मुतमईन होंगे, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है जो नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए आप पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।